एक प्लैनेट यूनिवर्स में मौजूद एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जहां पर जीवन ग्रो होता है। हमारे यूनिवर्स में प्लैनेट और मून ही एक ऐसे स्थान हैं जहां का टेम्परेचर लाइफ को सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि यूनिवर्स में मौजूद स्टार्स का सरफेस टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि उस पर किसी भी तरह की लाइफ फॉर्म जीवित नहीं रह सकती। प्लैनेट के पास अपना खुद का कोई एनर्जी सोर्स नहीं होता, बल्कि वह जिस स्टार को ऑर्बिट करता है उससे आने वाली लाइट एनर्जी से ही प्लैनेट पर वाटर लिक्विड फॉर्म में रह पाता है और जीवन चलता रहता है। पर क्या आपने सोचा है कि क्या कोई प्लैनेट भी स्टार यानी कि तारे में बदल सकता है? तो आज हम इसी सवाल का जवाब जानने वाले हैं। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। बने रहिए अंत तक इस वीडियो के साथ। हम लंबे समय से यूनिवर्स में खोज कर रहे हैं, जिसमें हमने अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद ऐसे कई सोलर सिस्टम को देखा है जहां पर एक के अलावा दो स्टार्स सोलर सिस्टम के सेंटर में मौजूद हैं। ऐसे सोलर सिस्टम को बाइनरी सोलर सिस्टम कहा जाता है। और इतना ही नहीं, कई बार तो इस तरह के सोलर सिस्टम में दो से अधिक स्टार्स भी मौजूद होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारी सूर्य से करीब 4.37 लाइट ईयर्स दूर एक इसी तरह का ट्रिपल स्टार सिस्टम मौजूद है, जिसके अंदर 3 स्टार्स एक दूसरे को ऑर्बिट कर रहे हैं। इनका नाम अल्फा सेंटुरी ए, अल्फा सेंटुरी बी और अल्फा सेंटुरी सी, जिसे कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी भी कहते हैं। और आपने इनके बारे में कई बार सुना होगा, क्योंकि इनके आसपास मौजूद प्लैनेट्स पर लाइफ होने की बातें भी साइंटिस्ट द्वारा की जाती हैं। पर यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि इतने सारे स्टार्स एक सोलर सिस्टम में कैसे मौजूद हो सकते हैं, और क्या इनमें मौजूद तारे भी पहले प्लैनेट हुआ करते थे जो समय के साथ स्टार में बदल गए? और जैसा कि हमारा सवाल है कि क्या सच में कोई प्लैनेट तारा बन सकता है, सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर प्लैनेट और स्टार में क्या डिफरेंस होता है। स्टार यानी कि तारा हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बने जाइंट सेलेस्टियल बॉडी होते हैं। इनके सेंटर में न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस होता है, जिसमें हाइड्रोजन एलिमेंट हीलियम में बदलते हैं। इस प्रोसेस से स्टार्स को अपनी एनर्जी मिलती है। पृथ्वी का सबसे नियरेस्ट स्टार हमारा अपना सन है। ये इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख पृथ्वी समा सके। इससे आगे बढ़ें तो दूसरा नियरेस्ट स्टार प्रॉक्सिमा सेंटोरी है, जो हमसे लगभग 4.24 लाइट ईयर की दूरी पर स्थित है। इसी तरह ब्रह्मांड में बहुत सारे स्टार्स बिखरे हुए हैं। सिर्फ हमारी मिल्की वे आकाशगंगा में ही 200 बिलियन स्टार्स के होने का अनुमान है। साल 2016 की रिसर्च के मुताबिक ब्रह्मांड में 2 ट्रिलियन से भी ज्यादा गैलेक्सी मौजूद हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रह्मांड में कितने स्टार्स अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। अगर आपको लगता है कि सारे स्टार्स एक ही तरह के होते हैं, तो आप गलत हैं। ब्रह्मांड में हमें तरह तरह के स्टार्स देखने को मिलते हैं। जाइंट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस, जिसे कि नेबुला कहते हैं, एक समय पर ग्रेविटी फोर्स के चलते उसका मास केंद्र में यानी कि सेंटर में जमा होने लगता है। साथ ही वह तेज गति से घूमने भी लगता है। तेज गति की वजह से इसका तापमान 1,50,00,000 डिग्री तक बढ़ जाता है, जिसके बाद यह एक गोल ऑब्जेक्ट की शेप लेने लगता है। जाइंट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस से बने इस सेलेस्टियल बॉडी को प्रोटोस्टार कहा जाता है। प्रोटोस्टार को बनने में 1 लाख साल लग जाते हैं। जब इसका टेम्परेचर और मास एक सीमा तक पहुंच जाता है, तब इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस शुरू हो जाती है। इस प्रक्रिया से बाहर की तरफ प्रेशर बनता है और तारा स्थिर होने लगता है। फिर यह तारा मेन सीक्वेंस स्टार में बदल जाता है, जो कि इस समय हमारा सूर्य है। स्टार का यह मेन लाइफ टाइम होता है, जिसमें वो अपना 90% जीवन बिताता है। इस स्टेज के दौरान स्टार के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होती रहती है, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। हमारे सूर्य को भी अपनी ऊर्जा इसी तरह से मिलती है। तारा जितना बड़ा होगा, उसे उतनी ही ज्यादा एनर्जी की नीड्स होगी। परिणाम स्वरूप उसका जीवन काल भी छोटा हो जाता है। आज के समय में यूनिवर्स के ज्यादातर स्टार इसी अवस्था में हैं। तारे इस अवस्था में 1 से 10 बिलियन साल तक रहते हैं। हमारे सूर्य ने अब तक 4.6 बिलियन साल पूरे कर लिए हैं और अभी भी उसके पास 5 बिलियन साल बाकी हैं। इसी तरह एक स्टार अपना जीवन व्यतीत करता है। जैसे जैसे वो अपने जीवन काल में आगे बढ़ता है, उसका टेम्परेचर और लाइट भी लगातार बढ़ती रहती है। जब हमारा सूर्य बना था, तब उसका प्रकाश आज की तुलना में 40% कम था, और जब स्टार की कोर में मौजूद हाइड्रोजन एलिमेंट खत्म हो जाएगा,
तब कोर हीलियम से अपनी ऊर्जा बनाने लगता है, जो कि हाइड्रोजन से भारी तत्व है। हीलियम के खत्म होने के बाद स्टार कार्बन जैसे ज्यादा भारी तत्वों से अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करने लगेगा। हीलियम से जनरेट प्रेशर हाइड्रोजन से जनरेट प्रेशर से कम होता है, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले की तरह ही होती है, जिसके कारण तारे का कोर केंद्र में धीरे धीरे श्रिंक यानी कि सिकुड़ने लगता है और फाइनली सारी हाइड्रोजन खत्म होने के बाद स्टार की आउटर लेयर स्पेस में फैलने लगती है, जिसके कारण तारे का आकार बढ़ता जाता है और इसी के साथ साथ इसके कलर में भी बदलाव आने लगता है और अब यह रेड कलर का होता जाता है। स्टार की इस स्टेज को रेड जाइंट स्टार कहा जाता है। अगर स्टार का मास ज्यादा है तो आकार बहुत बड़ा बन जाता है, जिसे रेड सुपर जाइंट स्टार नाम दिया गया है। इस स्टेज में स्टार समय के साथ ठंडा होता जाता है और लगभग 1 बिलियन साल जितना समय बिताता है। हमारा सूर्य भी 5 बिलियन साल बाद एक रेड जाइंट स्टार में चेंज हो जाएगा। तब यह एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जितना फैल जाएगा और वीनस मरकरी के साथ हमारी अर्थ को निगल लेगा। व्हाट इज प्लैनेट? प्लैनेट यानी कि ग्रह यूनिवर्स में मौजूद एक ऐसा स्थान है जहां जीवन मौजूद होने की संभावना किसी और यूनिवर्स के ऑब्जेक्ट से सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि यूनिवर्स में एक प्लैनेट ही होता है जिसका एनवायरनमेंट एक जीवन को जन्म दे सकता है। अगर हम स्टार की बात करें तो उनका सरफेस का टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि वहां किसी भी तरह का जीवन हो पाना इम्पॉसिबल है। प्लैनेट अपने सोलर सिस्टम में मौजूद स्टार को ऑर्बिट करते हैं। इनके और स्टार के बीच की दूरी ही आगे चलकर यह तय करती है कि क्या प्लैनेट पर जीवन उत्पन्न होगा या नहीं। प्लैनेट के पास अपना खुद का एनर्जी सोर्स नहीं होता, बल्कि वह अपने सोलर सिस्टम में मौजूद स्टार से ही एनर्जी प्राप्त करता है। वैसे प्लैनेट्स का साइज भी बहुत बड़ा होता है, पर अगर स्टार से कंपेयर किया जाए तो ये बहुत छोटे होते हैं। प्लैनेट्स का निर्माण सोलर सिस्टम में किसी तारे के निर्माण के करीब 1 लाख साल बाद उस यंग स्टार के चारों ओर घूम रही नेबुला डस्ट और पत्थरों से होता है। इसलिए प्लैनेट्स की कंपोजिशन बहुत ज्यादा अलग होती है, यानी साफ तौर पर प्लैनेट्स और स्टार में बहुत ज्यादा अंतर है। भले ही नाइट स्काई में हमें तारे और ग्रह एक चमकदार बिंदु के रूप में एक समान क्यों ना दिखें, उनमें बहुत बड़ा अंतर होता है। ग्रह किसी तारे से आने वाले प्रकाश को परावर्तित यानी कि रिफ्लेक्ट कर चमकते हैं, जबकि तारे अपनी खुद की लाइट से चमकते हैं। जब भी कोई नया स्टार सिस्टम बनता है तो पहले तारे की उत्पत्ति होती है और इस तारे के आसपास घूम रहे दूसरे बचे हुए तत्वों के मिलने से ग्रह बनते हैं। ग्रहों का निर्माण तारे के निर्माण के लाखों वर्ष बाद होता है। अब जब हम ग्रह और तारों के बारे में अच्छे से जान चुके हैं तो अब अपने सवाल पर आते हैं कि क्या कोई प्लैनेट स्टार में बदल सकता है? तो सच बताऊं तो इसका जवाब हाँ है, लेकिन यह एक ऐसा प्रोसेस है जो यूनिवर्स में होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि स्टार्स का निर्माण नेबुला के बड़े बड़े बादलों से होता है, जिनमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस मौजूद होती है, और वही ऑब्जेक्ट स्टार बन पाते हैं जिनका मास और ग्रेविटी इतनी ज्यादा हो कि उनके कोर में प्रेशर इतना ज्यादा पहुंच जाए कि वहां पर हाइड्रोजन एटम न्यूक्लियर फ्यूजन से हीलियम न्यूक्लियस में बदलने लगे, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया शुरू हो जाए। पर प्लैनेट्स के साथ यही समस्या है, क्योंकि प्लैनेट्स का मास और ग्रेविटी किसी स्टार से कई हजार गुना कम होती है। ऐसे में उनके अंदर कोर में इतना प्रेशर क्रिएट नहीं हो पाता कि उनके कोर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन शुरू हो सके। पर अगर आप किसी तरह से किसी प्लैनेट के मास और ग्रेविटी को किसी स्टार की तरह कई हजार गुना बढ़ा देते हो तो प्लैनेट के कोर में भी इतना प्रेशर क्रिएट हो सकता है कि उसके अंदर भी न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन शुरू हो जाए। पर किसी प्लैनेट के अंदर इतना ज्यादा मास जुड़ पाना प्रैक्टिकली रूप से बहुत मुश्किल है, या फिर कहूँ कि इम्पॉसिबल है। और ऐसा कुछ अभी तक तो नासा ने यूनिवर्स में होता हुआ रिकॉर्ड नहीं किया है। एक ग्रह को तारा बनने के लिए कितने मास की आवश्यकता होती है? वैसे ये तो प्लैनेट के मौजूदा मास के ऊपर ही डिपेंड करता है कि उसे एक स्टार बनने के लिए कितने और मास की जरूरत है। हमारी अर्थ को किसी स्टार में बदलने के लिए हमें हमारी अर्थ के अंदर करीब 3 लाख अर्थ के बराबर प्लैनेट को मिलाना होगा, तभी हमारी अर्थ का मास एंड ग्रेविटी इतनी ज्यादा ताकतवर हो सकेगी कि अर्थ के कोर में मौजूद हाइड्रोजन में न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाए। पर अगर हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सबसे बड़े ग्रह जुपिटर की बात करें तो यह करीब 18 और जुपिटर जितने बड़े प्लैनेट्स के बराबर
मास को मिलाने पर यह एक ब्राउन ड्वार्फ स्टार में बदल जाएगा। और अगर किसी तरह जुपिटर का निर्माण 1000 गुना बढ़ा दिया जाए तो यह हमारे सूर्य के जितनी बड़ी स्टार में बदल सकता है। सुनने में कितना इंटरेस्टिंग लगता है, पर हाँ ये सच है, क्योंकि जुपिटर को हमारे सोलर सिस्टम का एक फील्ड स्टार भी कहा जाता है, क्योंकि जुपिटर की कंपोजिशन बिल्कुल एक स्टार की तरह है, जिसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम बहुत अधिक मात्रा में मौजूद है। पर कम मास होने के कारण ही यह एक स्टार नहीं बन पाया। पर अगर इसका मास 13 से 14 गुना तक बढ़ा दिया जाए तो यह आसानी से एक ब्राउन ड्वार्फ स्टार में बदल जाएगा। पर आखिर किसी प्लेनेट को स्टार बनने के लिए इतना ज्यादा मास कहां से मिल सकता है? यूनिवर्स में किसी ऑब्जेक्ट के लिए मास को प्राप्त करने का सबसे पॉसिबल सोर्स कॉस्मिक डस्ट और गैस होता है। लेकिन एक बार प्लेनेट के निर्माण के बाद उसका कॉस्मिक डस्ट और गैस की मदद से स्टार में बदलना बहुत मुश्किल होता है। एक प्लेनेट के स्तर में बदलने के प्रोसेस को समझने के लिए चलिए अपने जुपिटर का एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। यूनिवर्स में कई अलग अलग प्रकार के स्टार्स हैं, कुछ साइज में बहुत बड़े हैं तो कुछ काफी छोटे हैं। हमारा सूर्य एक मीडियम साइज का तारा है जो जुपिटर से केवल 1000 गुना ज्यादा ही मास रखता है। यानी जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर जुपिटर का मास 1000 गुना बड़ा बना दिया जाए तो यह हमारे सूर्य की तरह एक मीडियम साइज स्टार बन सकता है। इसके अलावा हमारे यूनिवर्स में सबसे छोटे स्टार्स में से एक रेड डॉर्फ स्टार होते हैं और हमारे जुपिटर को एक रेड डॉर्फ स्टार बनने के लिए इसके मौजूदा मास से 80 गुना ज्यादा मास की ही आवश्यकता है। ब्राउन डॉर्फ स्टार बनाने के लिए जुपिटर के मौजूदा मास को केवल 13 गुना करने पर यह हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद ब्राउन डॉर्फ स्टार बन जाएगा। अब आपको समझ आ गया होगा कि यूनिवर्स में एक ग्रह किस तरीके से एक स्टार बन सकता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।